नमस्कार। कल देर रात मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि कल सेबी सहारा केस में जो सुनवाई हुई थी उसमें जो कुछ सूचना हमें मिली थी उसको आपके साथ हमने शेयर किया और साथ में ये भी कहा कि ऑर्डर की कॉपी आने के बाद एक विस्तृत वीडियो हम बनाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर ऑर्डर की कॉपी अभी भी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन कल मैंने एक आंकड़ा बताया था सहारा ग्रुप के कर्मचारियों के बारे में 70,000 का, जिसमें कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में 16,000 और 9,000 का जिक्र किया है। तो उसी को लेकर के आज एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है, एक वीडियो मेरे पास आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्लियर हुआ कि लगभग 70,000 एम्प्लॉइज का पीएफ और ग्रेजुटी देना शेष है सहारा को। तो पहले वो वीडियो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं। जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच में कोर्ट नंबर 3 में सहारा इंडिया वर्सेस सेबी का मामला लगाया गया, जिस पर जज साहब ने सुनवाई करी। जज साहब के सामने जब ये मामला आया तो उनके सामने एक चार्ट रखा गया जिसमें सहारा के सभी मामले 6 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, बांटे गए हैं। पहली कैटेगरी है सहारा के एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़ की। जो सहारा के एम्प्लॉयज़ हैं लगभग आज ऐसा पता लगा है 70,000 एम्प्लॉयज़ हैं। उनको उनकी सैलरी नहीं मिली है, उनको उनका ईपीएफ नहीं मिला है, ग्रेचुटी नहीं मिली है। तो आज कोर्ट ने सिर्फ उस पर सुनवाई करी है और कोर्ट ने ये बोला है कि इसमें एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के आगे सारे एम्प्लॉयज़ जिनको उनकी सैलरी नहीं मिली है वो अपने क्लेम जो है उस कमेटी के आगे दाखिल करेंगे, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयज़। तो वीडियो आपने देख लिया। 70,000 आंकड़ों का जिक्र मैंने सहारा ग्रुप के एम्प्लॉइज के लिए किया था, ना कि किसी एक एंटिटी के नाम को लेते हुए मैंने कहा है। क्योंकि सहारा ग्रुप की मैं बात इसलिए करता हूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं और उसमें बहुत एम्प्लॉइज हैं, एजेंट हैं, अन्य पदों पर काम करने वाले लोग हैं। तो 70,000 एम्प्लॉय के बारे में जो सहारा ग्रुप की मैंने कल बात रखी थी, बेहतर तरीके से सहारा का पक्ष रखने वालों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वी आर सॉरी। ओके। सहारा शहर लखनऊ याद होगा आपको, जिसका केस जुलाई माह में ही सुना जाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसमें रह रहे राजा महाराजा के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए कैटरर्स हुआ करते थे, जो कि चाय नाश्ता भोजन राजा महाराजा को दिया करते थे। गौशाला था, उसमें दूध का इस्तेमाल कराने के लिए राजा महाराजा को, गाय भैंस के लिए वहाँ कर्मचारी हुआ करते थे। गौशाला का देख रेख करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, शुद्ध ताज़े दूध राजा महाराजा को पिलाने के लिए। उस शहर के अंदर कहीं कोई वाटर लीकेज वगैरह न हो जाए तो प्लम्बर का काम देखने के लिए कर्मचारी हुआ करते थे। खुद का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था कि बाहर के लोग न जाने कौन सामान आ रहा है जा रहा है, वो भी व्यक्तिगत राजा महाराजा तक सीमित रहे। जहाँ थोड़ा सा कोई पेंट रंग रोगन खराब हो गया, पॉलिश हल्की हो गई, तो राजा महाराजा के कमरों का पेंटर वगैरह से काम कराना। मोची, नाई सभी लोग राजा महाराजा के देख रेख के लिए उस सहारा शहर में हुआ करते थे। ये सभी कर्मचारियों का बकाया है। जब सहारा शहर खाली कराया जा रहा था तो याद होगा आपको, ये सभी एम्प्लॉई अपनी अपनी बात रख रहे थे। कौन कौन क्या क्या काम करता था, सभी ने अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही थी। इसीलिए मैं पूरे सहारा ग्रुप तमाम पदों पर रहे कर्मचारियों की बात करता हूं। और बहुत सारे लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, उस संगठन से जुड़ ही नहीं पाएंगे। और जो एजेंट पूरे देश में अपने रिस्क पर, अपने परिश्रम के द्वारा ठेले खुमचे, मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन या सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे, उनका पूरा कमाई धन अपनी बातों से, अपने भरोसे सहारा में इन्वेस्ट कराया था, उन मेहनतकश एजेंट का पैसा, कमीशन जो फंसा हुआ है सहारा के पास, वो कौन देगा? उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना ही चाहिए। पूरे देश के एजेंट का रुका हुआ कमीशन, पैसा, जो भी कोई फंड उनका बनता है, उस कर्मचारी के कमेटी के साथ इनकी भी बातें सुनी जानी चाहिए और उनका भी पैसा मिलना चाहिए। तो एजेंट के हक की बात भी आगे बढ़नी चाहिए, उनको भी पैसा उनके हक का मिलना चाहिए। और इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि रिट पिटीशन आईए लगाने में कामयाब हुए हैं सेबी सहारा में, क्योंकि सेबी सहारा केस में सहारा प्रबंधन चाहता ही था कि
कोई भी अन्य मामले उसमें टैग ना हो। विशेष करके निवेशक और कर्मचारियों के मामले तो टैग हो ही ना, नहीं तो मामला ये बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी आज वो माहौल बन गया है कि सीनियर एजेंट जिन्होंने संगठन बनाया, पैसे की व्यवस्था की और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आईए लगाए हैं, कर्मचारी वहाँ अपना आईए लगाए हैं। 14 अक्टूबर 2025 में 2 आईए लगा था। उसके पहले भी कर्मचारी वहाँ अपने बकाये सैलरी के लिए, ईपीएफ के लिए, ग्रेजुटी के लिए पहुँच चुके हैं। तो जो कमेटी बनेगी कर्मचारियों की, कम से कम जो संगठन सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के हित के लिए पहुंचे हैं, उनमें से चुन करके एक बेहतर नुमाइंदा उस कमेटी का हिस्सा होना ही चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों की बात उन संगठन के जो अध्यक्ष होंगे या वो स्वयं जो संगठन कर्मचारियों की होगी वो चुन करके भेजें, लेकिन वो कमेटी में जाए जरूर, क्योंकि उनसे बेहतर कर्मचारियों की बात कोई और नहीं रख सकता। तो कमेटी समिति जो भी बनेगी कर्मचारियों के पेमेंट के लिए, उनमें कर्मचारियों की तरफ से अपनी बात रखने के लिए एक कर्मचारी यूनियन का बेहतर नुमाइंदा होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे सीआरसीएस पोर्टल के लिए कमेटी बनी है, उनमें भी निवेशक की तरफ से एक बेहतर नुमाइंदा रखने की बात मैं बहुत महीनों से करता रहा हूँ। कारण उसका स्पष्ट है कि जो अपने हक की लड़ाई महीनों वर्षों से लड़ता आ रहा है वो हर चीज़ जानता है। सहारा के बारे में भी वो हर चीज़ जानता है और वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है कर्मचारी के भी मामले को और निवेशक के भी मामले को। तो इस वीडियो के माध्यम से जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो प्रेयर करें कोर्ट से कि जो भी कमेटी बनेगी कर्मचारी के लिए, उसमें एक कर्मचारियों की तरफ से नुमाइंदा होगा और सीआरसीएस पोर्टल की जो कमेटी बनी है उनमें निवेशकों की तरफ से एक नुमाइंदा जल्द से जल्द पहले रखा जाए। या आगे चल करके अगर इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें कि सहारा ग्रुप के सभी कंपनियों का जिक्र होगा, कितनी लायबिलिटी है सारी एंटिटी कंपनियों का वो तय होगी, तो सभी कंपनी का, विशेष करके क्यू शॉप है, सहारा रियल इस्टेट का कुछ अभी पैसा देना बाकी है, सहारा हाउसिंग का बाकी है, सहारा सोसाइटीज़ है, उसके बाद कई ऐसे छोटे छोटे प्लान चलाए गए जिसमें कि एजेंट खुद फंस गए। ई स्कूट रेंटल है, हेल्थोरियम क्वाइन है, MIS है, एक गोल्डन इनका बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान चला था, उसमें काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया। तो ऐसे कई प्लान, ये कौन एक्सप्लेन करेगा कमेटी के सामने जब निवेशकों का कोई सुलझा हुआ टैलेंटेड नुमाइंदा कमेटी के साथ जुड़ेगा। और कमेटी में कर्मचारियों और एजेंट का जो भी नुमाइंदा होगा, कम से कम उनको एक अथॉरिटी कोर्ट के तरफ से ये मिलनी चाहिए कि अगर किसी भी स्टेट में, जिले में, विलेज में किसी ब्रांच को खोल करके कर्मचारियों का डाटा कलेक्शन करना हो या निवेशक का डाटा कलेक्शन करना हो, तो वो प्रशासनिक देखरेख में उस ब्रांच को खोले और वहाँ से डाटा कलेक्शन करके उन कर्मचारी का, निवेशक का पेमेंट का रास्ता साफ करें। तो इतना सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ऑफिसों को खोल करके सबके हित के लिए डाटा कलेक्शन पर जरूर रिक्वेस्ट करें। आज 21 जुलाई है, यानी सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कई बार जिक्र किया गया है कि 21 जुलाई को पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मामले पर पहले सुनवाई होगी। हालांकि इस बीच 3 पिटीशन का जिक्र, मेडिकल रिपोर्ट जब सौंपी गई ओपी श्रीवास्तव की, तो 3 मेडिकल रिपोर्ट के साथ 3 पिटीशन का जिक्र किया गया है। तो उस पर भी सुनवाई का आर्डर सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता से पहले ही मिल चुका है। और 20 मई को जो एक पिटीशन अनिल अब्राहम की तरफ से सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के अंदर फाइल किया गया था, जिसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन रिटेन रिपोर्ट ईडी को रखना था, उस पर भी सुनवाई आज हो सकती है, क्योंकि आर्डर में ये मेंशन किया गया है। तो अब देखना ये जरूरी है कि अनिल इब्राहिम के पिटीशन पर, ओपी श्रीवास्तव के पिटीशन पर सिर्फ सुनवाई होकर के पूरा समय निकल जाता है, या इस बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मामले पर भी सुनवाई होती है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण थोड़ा चर्चा था सहारा के मामले में और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के मामले में, क्योंकि कल के वीडियो के बाद एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन रही थी एम्प्लॉइज के आंकड़ों को लेकर के। आर्डर की कॉपी आने के बाद एक बार फिर मैं उस आर्डर की कॉपी के साथ एनालिसिस आपके समक्ष मैं रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।